हाँ जी बच्चों, एक काफी कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग डाउट पूछ रहे हो। वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। लीगल मेथड का मतलब कोई ऐसा कोई नहीं, कानूनी कोई कार्रवाई होने जा रही है कि अगर आपने क्वाइटस किया है 10 to 17 डेज के अंदर तो आपको जेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कि जस्ट कह रहा है कि जो एक प्रेस्क्राइब जो सिस्टम है ना, जो आपको आपकी बुक में जो मेंशन किया जाता है कि अगर 28 डेज का साइकिल है तो उस 28 डेज के साइकिल में क्या-क्या बर्थ को रोकने का या मतलब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का क्या-क्या मेथड है। तो एबॉर्शन तो कोई बर्थ कंट्रोल मेथड है नहीं, वो तो पहले ही खत्म हो जाएगा। और आई थिंक जो डे ब्रेक, ये जो लिखा जाता है डे ब्रेक, ये बड़ा अजीब सा टर्म है। कहीं किसी जगह पे नेट-वेट में कहीं मेंशन नहीं है ये डे ब्रेक क्या लिखा हुआ है। आई थिंक दैट इज़ द जिस समय से वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, वही शायद डे ब्रेक पीरियड होगा। तो उस समय तो क्वार्टर्स वैसे भी अनसेफ माना जाता है, अनहाइजीनिक माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल मेथड्स में कहते हैं आप, एब्स्टिनेंस जो होता है, एक एक जो बुक्स में या फिर आपके जो हर तरह की किताब में मेंशन किया जाता है कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस शुड बी देयर फ्रॉम 10 to 17 days of menstrual cycle to avoid pregnancy एंड दैट इज द पार्ट ऑफ। तो ये लीगल वर्ड लिखना इसमें कोई जरूरी नहीं है, जस्ट आपके बुक में लीगल लगा दिया गया, नथिंग इज लीगल एंड दोज हु आर नॉट फॉलोइंग दैट उसको जेल नहीं हो जाएगा कि तुमने 10 to 17 डेज में क्वाइटस क्यों कर दिया, है ना। तो ये कोई जस्ट वर्ड लगा दिया गया है एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज वही है जो 10 to 17 डेज में क्वाइटस को अवॉइड करना है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, और मैं डिस्कस कर रहा था एविडेंसेस बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब उसी में देखो एक उसी मॉर्फोलॉजी और कंपैरेटिव एनाटॉमी में एक और चीज है जिसको कहते हैं जिसे कहते हैं एटाविज्म कहा जाता है। तो देखो ये मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी का ये लास्ट पार्ट है, इसको एटाविज्म कहते हैं। और एटाविज्म आपको पता है कि ये क्या है। जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो आपके कभी न कभी आपके एंसेस्ट्रल में वो फंक्शनल था, फिर वो बीच में गायब हो गया, वो एक तरह का रुडिमेंट्री या वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, और फिर से अगर उसका कुछ फंक्शन, मतलब थोड़ा-सा उसका जो फंक्शनल पार्ट है वो अपीयर हो जाए, उसे एटाविज्म कहते हैं। और एटाविज्म भी कहीं न कहीं ये एविडेंस देता है कि आपके अगर उस किसी पहले के एनिमल्स में आप देख रहे हो कि उसमें वो फंक्शनल है और वापस वो आप में भी फंक्शनल हो रहा है, मतलब आपका कहीं न कहीं एंसेस्ट्रल लिंक है उस एनिमल के साथ। तो एटाविज्म इज द यस लिख लो, इट इज द सडन रीअपीयरेंस, इट इज द सडन रीअपीयरेंस ऑफ certain ancestral characteristic, sudden reappearance of certain ancestral characteristic by the birth only, by the birth only। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी तक ठीक थे और अचानक आप रात में नींद में थे, सुबह उठे तो पूरे बॉडी पे आपका भालू जैसा बाल हो गया। जो भी चेंज आएगा वो बाय बर्थ आएगा। समझ में आ रहा है? तो सडन रीअपीयरेंस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक बाय बर्थ ओनली इज द डेफिनेशन ऑफ एटाविज्म। अब वो जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक कहीं पहले, जैसे आप देखो, जैसे मैं कहूं एग्जांपल इसका, elongated tailbone in humans, है ना। अगर किसी बच्चे में बर्थ के साथ उसका जो टेल वर्टिब्री था, जो कॉक्सियल बोन है, वो एक्सटेंड कर गया,
और वो इवन स्किन के बाहर की तरफ आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब बंदर प्रजाति का हो गया वो, और वो घर में लोग कह रहे हनुमान जी पैदा हो गया है, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन वो एक क्योंकि आपके प्रीवियस एंसेस्टर्स में जो आपका एंसेस्ट्रल लिंक है उसमें कहीं ना कहीं वो टेल बोन था, तो आप में भी क्या हो गया बताओ, वो कभी ना कभी अपीयर हो गया, उतना लंबा तो नहीं हुआ, उसका कुछ रुडिमेंट्री फॉर्म आप में अपीयर हो गया, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ एटाविज्म। समझ में आ गया? मतलब ये है कि आपके एंसेस्ट्री में व्हाट डू यू गेट बाय दिस एग्जांपल? इट सेज समवेयर इन आवर एंसेस्ट्री टेल्ड एंसेस्टर्स वाज देयर। ये तो यही कह रहा ना कि आपके एंसेस्ट्री में जहां से आप प्राइमेटा का बिगिनिंग है, वहां कहीं ना कहीं आपके एंसेस्ट्री में एक ऐसा एनिमल रहा होगा जिसमें टेल बोन डेवलप था। समझ में आ गया? फिर देखो एग्जांपल एक और देखिए, जैसे कहते हैं आपका ये जो पिन्ना होता है, ये पिन्ना आप जानते हैं इसके जो मसल्स होते हैं ये वेस्टिजियल है, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ये जो पिन्ना है ये थोड़ा बहुत फंक्शनल होता है, ये आप वॉलंटरली इसको मूव करा सकते हैं। तो स्लाइट मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं किसका बताओ? पिन्ना का, इन ह्यूमन बींग्स। ये भी एक एटाविस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है, लिख लो, स्लाइट वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ पिन्ना, ये भी एक एटाविस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है ना? फिर देखो एक और एग्जांपल, appearance of dense body hairs। क्योंकि जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में हेयर्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह वर्क करता है, बट किसी बच्चे में अगर बर्थ के साथ ही पूरा उसका बॉडी हेयर से बिल्कुल कवर्ड है, बहुत ज्यादा डेंसली हेयर्ड है, तो ये भी एक तरह का, क्या बताओ। और ऐसा एक है एग्जाम्पल भी है, आप देखेंगे कुछ उसका नाम भी रखा गया था, वो इंडिया का ही कोई एक एग्जाम्पल है जिसके पूरे बॉडी पे डेंस हेयर्स हैं, केवल आंख दिखता है उसका, पूरे हेयर्स पूरे चेहरे पे भी उसके मतलब डेंस हेयर्स हैं। तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके भी एंसेस्ट्री में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ एनिमल रहा होगा जिसके बॉडी पे काफी ज्यादा डेंस हेयर्स थे। समझ में आ गया? फिर देखो एग्जाम्पल, मोर देन 2 निपल इन ह्यूमन बींग्स। ये सब भी एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एटाविस्टिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, और ये भी कहीं ना कहीं आपको एक एविडेंस देता है कि जब आप ट्री डेवलप कर रहे हैं कि आप इससे अगर लिंक्ड हैं तभी तो आप में वो अपीयरेंस हुआ है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द यू नो। और देखो इसमें एक और चीज बता दूं मैं आपको, एटाविज्म के बाद एक और आप इसमें कह सकते हैं अबाउट द कनेक्टिंग लिंक। ये इसी में आता है, कनेक्टिंग लिंक भी आपको ये बताता है कि कैसे आप एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कनेक्टिंग लिंक का मतलब आप किसी एनिमल को देख रहे हो, उसका एनाटॉमी देख रहे हैं आप, उसका अपीयरेंस देख रहे हो आप, तो ऐसा लगता है कि इसके बॉडी में दो अलग अलग एनिमल्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे मान लो अगर एक एनिमल ए है और एक एनिमल बी है और एक एनिमल सी है, तो इस सी में आप देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ए का भी है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक डी का भी है। तो सी क्या हो गया बताओ? एक कनेक्टिंग लिंक हो गया। तो कह सकते हैं अगर मान लो ए प्रीवियस एंसेस्टर है और आप जानते हैं कि बी अगर एडवांस एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे हैं आप, तो और इस सी में ए का कैरेक्टरिस्टिक भी है, तो आप कह सकते हो कि ये जो बी है ये ए से अपीयर हुआ और उसके बीच में कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएट लिंक आया था जिसका नाम आपने सी रखा हुआ है। तो कनेक्टिंग लिंक आप जानते हैं कि ये दो अलग अलग एनिमल्स के या दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक को रिटेन करता है ना? जैसे आप जानते हो एग्जाम्पल में
तो व्हाट आर द कनेक्टिंग लिंक विच रिटेन, देख लो कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, group of animals or plants which represent, group of animals or plant which represent characteristic of two related characteristic of two related group of animals or plants। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं बताऊं आपको, जैसे अगर एग्जाम्पल देखो, आपने नाम सुना होगा नियोप्लीना का, आपने नाम सुना होगा पेरीपेटस का, आपने नाम सुना होगा बेलेनोग्लोसस का, आपने नाम सुना होगा काइमेरा का, आपने नाम सुना होगा आर्कियोप्टेरिक्स का, आपने नाम सुना होगा सैमुरिया का, आपने नाम सुना होगा प्लेटिपस का। हाँ जी, समझ में आ रहा है? जैसे आप जानते हैं कि नियोप्लीना एक ऐसा मतलब नियोप्लीना किससे बिलोंग करता है? नियोप्लीना किस फाइलम में आता है? बताइए। हाँ, ये मोलस्का में आता है, दैट्स राइट। अब देखो मैं बताऊं, अगर ये आप एग्जांपल देखिए नियोप्लीना का, पेरीपेटस का, है ना, प्लेटिपस का, बेलेनोग्लोसस का, काइमेरा का, ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, ये सब आप देखिए, ये जो सारे एग्जांपल्स हैं आप देखिए, इसमें ये सभी अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन सबको बोलते हैं लिविंग कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं इनको? दिस ऑल आर कॉल्ड लिविंग कनेक्टिंग लिंक। और ये देखो, ये दो एग्जांपल देखो, आर्कियोप्टेरिक्स और सेमोरिया, ये अब आपके बीच में अवेलेबल नहीं है। इसके फॉसिल्स रिकॉर्ड आपके पास हैं, इसका लिविंग स्पेसिमेन हमारे बीच में नहीं है। इसे क्या बोलेंगे बताओ? इसे कहते हैं मिसिंग कनेक्टिंग लिंक। देख लो, दीज 5 आर कॉल्ड लिविंग, ये इसका लिविंग स्पेसिमेन आपके बीच में है, तो ये सब लिविंग कनेक्टिंग लिंक में आते हैं। और ये अब आपके बीच में अवेलेबल नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसको? बताओ उसको। इसे कहते हैं मिसिंग कनेक्टिंग लिंक। और आप जानते हो कि नियोप्लीना जो होता है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? बताओ। नियोप्लीना कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। एनिलिडा और मोलस्का के बीच का ये क्या बताओ कनेक्टिंग लिंक है? क्योंकि ये एक सिंगल ऐसा मोलस्का है जिसका बॉडी सेगमेंटेड होता है। और नियोप्लीना अगर देखा जाए तो है तो मोलस्का का स्ट्रक्चर, तो इसमें सेल्ड एनिमल होता है ये, है ना। बट मैंने कहा कि एनिलिडा और मोलस्का के बीच में आता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनिलिडा के हैं और कुछ मोलस्का के हैं। Connecting link, I told you earlier, it is the group of animals or plants which represents characteristic of two different related group of animals or plants। दो अलग अलग एनिमल्स का या प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको एक जगह नजर आ जाए, इसमें कुछ चीज ए का है, कुछ चीज बी का है, इसी तरह के एनिमल्स या प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बताओ? कहते हैं इसको कनेक्टिंग लिंक। तो देखो, नियोप्लीना किसके बीच में आता है बताओ?
एलिडा और मोलस्का के बीच में। ये सिंगल ऐसा एलिडा मोलस्का है जिसका बॉडी कैसा है बताओ, सेगमेंटेड होता है। अब लेकिन सर इसको मोलस्का क्यों कह रहे हैं आप, ये तो कनेक्टिंग लिंक है। यस, देखो क्वेश्चन आ गया ना। अब बताओ एक कैरेक्टरिस्टिक, अगर मान लो एक आदमी में कैनाइन थोड़ा बड़ा हो गया और बाकी कैरेक्टरिस्टिक अगर उसका मतलब प्राइमेटा वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये कुत्ता वाला प्रजाति में चला गया है। अरे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं, मोलस्का के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक एलिडा के हैं, तो ज्यादा तो मोलस्का के जैसा ही होगा ना। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, वैम्पायर, कार्निवोरा, कुछ भी कह लेंगे उसको, नहीं ठीक है। फिर देखो पेरीपेटस, पेरीपेटस आता है आर्थ्रोपोडा और एलिडा के बीच में, देखो, या एलिडा और आर्थ्रोपोडा क्या है, देखो इसमें ट्रैकिया भी होता है और इसमें नेफ्रीडिया भी होता है। ये देखिए पेरीपेटस में ट्रैकिया भी है जो आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, और इसमें नेफ्रीडिया भी होता है जो एलिडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो एपीए एलिडा, पेरीपेटस, आर्थ्रोपोडा, तो ये दोनों का इसमें क्या बताओ कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कह सकते हैं आप कि आर्थ्रोपोड जो इवॉल्व हुआ उसका एंसेस्ट्रल फॉर्म कहीं ना कहीं किससे था बताओ, एलिडा के साथ। क्योंकि फर्स्ट सिलोमेट एनिमल की बात करें अगर हम, एस्क्लेमेंथिस के बाद तो एलिडा ही आया था। एस्क्लेमेंथिस सीरो सिलोमेट होता है, तो फर्स्ट ट्रू सिलोमेट एनिमल तो एलिडा को ही कहते हैं। अब एलिडा का ये ग्रुप मोलस्का की तरफ भी गया है और आर्थ्रोपोडा की तरफ भी गया है। देखो इसके बेसिस पे कह सकते हैं आप कि एलिडा ही एंसेस्टर रहा होगा आर्थ्रोपोडा का और मोलस्का का। समझ में आ गया? याद रखिएगा इसको। और प्लेटिपस जानते हो आप, ये कनेक्टिंग लिंक है आर और एन के बीच में। व्हाट इज आर एंड व्हाट इज एम? आर का मतलब, जल्दी बताओ। अरे आर का मतलब क्या है यहां पर? हाँ जी, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में आता है ये, क्योंकि ये एक जानते हैं आप, ये एक ओविपेरस एनिमल है। प्लेटिपस जो प्रोडोथेरिया कहते हैं इसको, मैमल्स में ही आता है ये। तो इसीलिए प्लेटिपस को कहते हैं ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। अब यहाँ देखो एविडेंस ये कहता है कि रेप्टाइल्स जो है इसी से इवॉल्व हुआ है बर्ड्स, एप्स, और यहीं से आया है मैमल्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रेप्टाइल से एप्स भी आया है, रेप्टाइल से मैमल्स भी आए हैं, तो इसका आपके पास क्या किस तरह का एविडेंस है? तो एक एविडेंस तो ये देखो प्लेटिपस के बारे में बताया जा रहा है, और दूसरा देखिए आप इसके बीच में आता है क्या, एक ऐसा लिंक जो आपके बीच में अब है नहीं, आर्क्योप्टेरिक्स जो मिसिंग है। अब आर्क्योप्टेरिक्स के जो फॉसिल्स मिले, उस फॉसिल्स के रिकॉर्ड पे ऐसा देखा गया, उस फॉसिल्स का जब स्टडी किया गया तो ऐसा देखा गया कि इसके बॉडी में जो टेल बोन है, आर्क्योप्टेरिक्स में रेप्टिलिया की तरह टेल बोन भी होता है। ऑलमोस्ट 21 वर्टिब्री का वहां पर टेल बोन था, और रेप्टिलिया की तरह वहां टीथ भी थे आर्क्योप्टेरिक्स में। बट जो कहते हैं जो फेदर्स वगैरह था, फेदर्स जैसा कैरेक्टरिस्टिक किसका है बताओ, बर्ड्स का होता है। तो आर्क्योप्टेरिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बताता है कि ये एक ऐसा एनिमल है। तो ऐसा माना जाता है कि रेप्टिलिया का ही एक लीनियज, एक सेपरेट लीनियज है जो गया मैमल्स की तरफ और जो गया बर्ड्स की तरफ। और आप जानते हैं कि आर्क्योप्टेरिक्स अब हमारे बीच में नहीं है, इसके केवल फॉसिल्स हमारे पास हैं। तो आर्क्योप्टेरिक्स पोजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मिसिंग कनेक्टिंग लिंक। देखो इसके बीच में यहाँ जो प्लेटिपस आता है जो आज भी आपके बीच में है, इसमें ये आता है जो आपके बीच में नहीं है, तो क्या बोल दिया इसको, मिसिंग कनेक्टिंग लिंक। वैसे देखिए आप सैंगुरिया जो होता है ये रेप्टाइल्स और
सॉरी एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच में आता है। सैमोरिया वगैरह का जो स्ट्रक्चर है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं रेप्टाइल्स के जैसे भी हैं और एम्फीबिया के जैसा भी है, मतलब ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक इसका एम्फीबिया के जैसा ही इनफैक्ट, नॉट एम्फीबिया, रेप्टाइल जो स्टेम रेप्टाइल्स वगैरह से उससे इवॉल्व हुआ था ये, तो कह सकते हैं रेप्टिलिया जो एक्सटिंक्ट हो चुका है अब आपके बीच में नहीं है। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच में क्या पता होता है? सेमोरिया आता है। ये सब मिसिंग लिंक है। और देखो बेलेनोग्लोसस आप जानते हैं ये एक यूनिक तरह का ग्रुप है, हेमिकॉर्डेटा में आता है ये, और ये कह सकते हैं आप ये नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का क्या बताओ कनेक्टिंग लिंक है। क्योंकि इसमें आपको पढ़ा होगा कि बेलेनोग्लोसस में फेरिंजियल गिल स्लिट्स है, इसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी आ जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं इसमें जो कॉर्डेट के जैसा होता है, पर ये पूरा कॉर्डेट नहीं है, क्योंकि नोटोकॉर्ड यहाँ पे नहीं होता, उसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बेलेनोग्लोसस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। लिख लो, इसके सामने लिख लो, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है। और देखो जो काइमेरा है, ये जानते हैं आप, ये सीएफ और बीएफ के बीच में आता है। काइमेरा जो है ये कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस के बीच में आता है। ये एक ऐसा आप कह सकते हैं, ये एक ऐसा कार्टिलेजिनस मछली है जिसमें ओपर्कुलम होता है। ठीक है। तो काइमेरा जो है ये एक कनेक्टिंग लिंक है, कार्टिलेजिनस और बोनी फिश के बीच में आता है। तो जस्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव कहते हैं स्टडी है कि एक एनिमल को कंपेयर कर रहे हैं दो ग्रुप के साथ, उसके मॉर्फोलॉजी को, उसके एनाटॉमी को, एंड फाइनली वी आर एबल टू मेक अ कंक्लूजन कि एक एनिमल एक दूसरे से कैसे लिंक है, एंड दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। तो ये मैंने अभी एक यूनिट खत्म किया है, दैट इज कॉल्ड एविडेंसेस बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब मैं दूसरी यूनिट पे आ रहा हूं जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। देखिए, तो देखो अब मैं बता रहा हूं आपको एक दूसरा एविडेंस है जिसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। देखिए, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। इस एविडेंस को भी डार्विन ने काफी ज्यादा अपने बुक में यूज किया है, और डार्विन कहता है कि हो सकता है कि आप दो एडल्ट को देख रहे हैं। वो कहता है देखो कि अगर आप दो एनिमल के एडल्ट को स्टडी कर रहे हो सकता है कि ये मॉर्फोलॉजी में और इसके स्ट्रक्चर में एडल्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर ये एक ही लीनियज से इवॉल्व हुआ है, अगर मान लो इसका एंसेस्टर कोई सी था, सी से ए भी आया है और सी से बी भी आया है, तो ए और बी का एडल्ट डिफर कर सकता है बहुत ज्यादा, बट ए और बी का जो मैंने क्या बताया कि अगर मान लो सी से एक दो अलग अलग लीनियज है, डिसेंडेंट कहते हैं इसको, ए भी आया है बी भी आया है, मान लो सी इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, और ए और बी स्ट्रक्चरली बहुत अलग हैं एडल्ट का जो फॉर्म होता है, बट अगर आप इसके एम्ब्रियो को देखोगे तो एम्ब्रियो में ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, एम्ब्रियो में काफी हद तक सिमिलैरिटी होता है। तो डार्विन ने कहा ये इस चीज को कि एम्ब्रियो जो होता है वो ज्यादा उसका जो इवोल्यूशन है वो ज्यादा कंजर्वेटिव है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते,
अगर दो एनिमल सेम एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है तो, और इसी को कहते हैं, क्या बताओ आप, देखो एक्चुअली क्या है कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में मैं क्या बोल रहा हूं, देखो देखो दो नाम इसमें आता है। एक नाम इसमें आता है कार्ल वॉन बेयर का नाम आता है, और दूसरा एक नाम आता है इसमें अर्नेस्ट हैकेल का। और इसके स्टडी के बेसिस पे डार्विन ने अपना कुछ कंक्लूजन दिया था। कार्ल वॉन बेयर, ये थोड़ा सा इसका जो अगर देखा जाए तो कार्ल वॉन बेयर का जो पूरा टाइम पीरियड है वो 1792 से लगभग इसका डेथ है 1876 में। और जो अर्नेस्ट हैकेल का है ये है 1834 से 1919। मतलब आप देखो तो डार्विन का भी पूरा जो फंक्शन है, डार्विन का बर्थ है, बताओ डार्विन का जो देखा जाता है तो डार्विन का बर्थ है 1809 में और उसका डेथ है 1883 में। तो डार्विन ने इनकी स्टडी को अपने थ्योरी में यूज किया था। जस्ट मैं रिलेट कर रहा हूं चीजों को, आप याद ना रखें तो दिक्कत नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूं कि डार्विन ने इनकी स्टडी को अपने एविडेंस में यूज किया था। समझ में आ रहा है? अब देखो जैसे कहते हैं कार्ल वॉन बेयर का जो पूरा एक मतलब इसने क्या कहा, कार्ल वॉन बेयर ये पहले है, देखो इसने बोला कि एडल्ट जो होता है, जैसे लिख लो क्या होता है इसका डेफिनेशन लिख लीजिए पहले आप। अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉन बेयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉन बेयर, there is similarity there is similarity among the embryos of vertebrates that are quite different from one another as adults. तो मैं क्या बोल रहा हूं? According to Carl von Baer, there is similarity among the embryos of vertebrates that are quite different from one another as adults. मतलब आप अलग अलग वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो को आप देखेंगे तो उनका एम्ब्रियो एक जैसा मिलेगा आपको, काफी हद तक सिमिलैरिटी एम्ब्रियोज में होता है। हाँ, उसके एडल्ट पूरी तरह से डिफरेंट है, बट एम्ब्रियोनिक सिमिलैरिटी है। तो कह सकते हैं आप कि ये वर्टिब्रेट्स का जो एक लिंक है कि एक वर्टिब्रेट दूसरे वर्टिब्रेट से कितना ज्यादा लिंक है, आप उसके एम्ब्रियो को स्टडी करके देख सकते हो आप। और अगर इसको लॉ के फॉर्म में कहें, देखो ये तो स्टेटमेंट है कार्ल वॉन बेयर का, अगर हम इसको लॉ के कार्ल वॉन बेयर लॉ जिसे कहते हैं, आप लिख लो अर्ली एम्ब्रियो ऑफ, लिख लो इसका मतलब क्या है, देखो लॉ के लिए क्या कहा था कार्ल वॉन बेयर ने, लिख लो अर्ली एम्ब्रियो ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, early embryos of related species bear more common features than do
later, then do later, more specialized, then do later, more specialized, developmental stages. जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं ये क्या कह रहा है एक्चुअली। जैसे मान लो आप डॉग और मैन को कंपेयर कर लें, डॉग मैन, और मैं एक और कह रहा हूं चिंपैंजी को कंपेयर करूंगा, आदमी, कुत्ता और चिंपैंजी। अगर आप इन तीन अलग अलग एनिमल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो ये बताओ पहले, जैसे अगर कहा जाए कि ये तीनों एनिमल्स पहले एक कॉर्डेटा है, तो कॉर्डेट्स का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो एम्ब्रियो में बिल्कुल अपीयर होगा। बेसिक जो सबसे जो इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक कहें कि तीनों अगर कॉर्डेटा है, तो कॉर्डेटा होने का मतलब दे मस्ट पोजेस नोटोकॉर्ड, तो सब में होगा ये नोटोकॉर्ड। इसके बाद देखो, अगर ये कॉर्डेटा के बाद अगर मैं कहूं कि ये एक वर्टिब्रेटा है, तो वर्टिब्रेटा का मतलब वर्टिब्रल कॉलम सब में अपीयर होगा। बेसिक सिमिलरिटी देखो। फिर आप जानते हैं कि ये सभी एक, अगर देखा जाए तो क्लास क्या बता सकता, मैमल है, तो मैमरी ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर सब में आएगा। हाँ, अब अगर मैं कहूं कि ऑर्डर की बात करें अगर, तो ऑर्डर में देखेंगे आप, जो मैन और चिंपैंजी है ये तो एक साथ है, और कुत्ते का ऑर्डर कार्निवोरा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स का और चिंपैंजी का जो एम्ब्रियोनिक सिमिलरिटी है ये काफी। अब देखो, सबसे डिफरेंस कहां पे आएगा बताओ, कार्निवोरा का कैरेक्टरिस्टिक सब में सबसे बाद में आता है, जो उसका मोर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलपमेंट के टाइम पे सबसे बाद में आएगा। मतलब अगर एम्ब्रियो डेवलप भी हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्निवोरा वो सबसे बाद में आता है, जो मोर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसका। लेकिन जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो तो पहले अपीयर हो जाता। देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि फाइलम, सब फाइलम, क्लास, इस लेवल तक तो आदमी, कुत्ता और चिंपैंजी एक साथ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि फाइलम के लेवल पे, सब फाइलम के लेवल पे और क्लास के लेवल पे अगर देखा जाए तो आपको जो तीनों का तीनों जो एम्ब्रियोनिक सिमिलरिटी है वो बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन जो मोर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे बाद में अपीयर होगा। मतलब अगर आप देखें ऑर्डर के लेवल पे भी आप चिंपैंजी के साथ ही हैं। हाँ, जब आप फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली पे आप डिफरेंस आ जाएगा आपका। बट अगर आप, यस दिस इज कॉल्ड लॉ, ये पॉल वॉन वेयर का लॉ कहा जाता है इसको। ये तो एक स्टेटमेंट था जो मैंने पहले बताया था, ये एज सच लॉ दिया था किसने, पॉल वॉन वेयर ने। समझ में आ गया कि जो आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो पहले अपीयर होगा, और जो सबसे स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसका अपीयरेंस सबसे क्या होगा बताओ, बाद में होता है। ऑब्वियस सी बात है, लेवल ऑफ किंगडम पे सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा आपको। तो ये लिखा हुआ कि मोर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स डेवलप इन द लेटर स्टेज। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उसका अपीयरेंस क्या होता है, पहले होता है। ये किसने कहा था, पॉल वॉन वेयर ने। समझ में आ गया? और इसी की बेसिस पे, बेस्ड ऑन दैट लॉ, डार्विन ने एक स्टेटमेंट दिया था, लिखो, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन डार्विन concluded that, देखो, based on that observation, Darwin concluded that
Darwin concluded that two groups may at present differ from each other. Two groups may at present differ from each other in structure and habits. If they pass through the same or similar embryonic stages, we may feel assured that they have both descended from the same or nearby similar parents, and therefore descendant from the same or nearby similar parents and are therefore in that degree closely related. ये डार्विन का स्टेटमेंट था। वॉन बेयर के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डार्विन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया। अरे मैंने क्या कहा कि डॉग, मैन और चिंपैंजी ये तीनों कॉर्डेटा हैं, तो कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक इनमें तीनों में एक जैसा अपीयर होगा। फिर तीनों वर्टिब्रेटा हैं, तो वर्टिब्रेट का कैरेक्टरिस्टिक अर्ली एम्ब्रियो में अपीयर तीनों में एक साथ एक ही जैसा होगा। तीनों मैमल हैं, तो मैमल के कैरेक्टरिस्टिक भी इन तीनों में एक जैसा अपीयर होगा एक साथ। उसके लेवल पर डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको एम्ब्रियो में। बट आप जानते हैं कि जैसे ये अपने ऑर्डर में आएगा, अब उसका ऑर्डर कार्निवोरा है और आपका ऑर्डर प्राइमेटा है, तो आप में प्राइमेट्स की फीचर आएंगे, चिंपैंजी में प्राइमेट का फीचर आएगा। तो इवन ऑर्डर तक आपका और चिंपैंजी का कैरेक्टरिस्टिक भी एक जैसा है। बट अगर आप कुत्ते के बेसिस पे आ जाएंगे, आपके आदमी कुत्ते में डिफरेंस क्या था, वो डिफरेंस है उसके ऑर्डर में। आप प्राइमेटा है और वो कार्निवोरा है, तो कार्निवोरा का कैरेक्टरिस्टिक एम्ब्रियो में सबसे बाद में आएगा और प्राइमेटा का फीचर आप में सबसे बाद में आएगा। और ऑर्डर तक भी आप सेम चल रहे हो चिंपैंजी के साथ, तो डिफरेंस कहाँ आएगा बताओ? फैमिली, जो फैमिली कहते हैं, फिर उसके आगे का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें चेंज आ जाएगा। तो वही उसने कहा कि जो बेसिक, जो जनरल एम्ब्रियोनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका अपीयरेंस एम्ब्रियो में पहले होता है, और जो मोर स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक है उस एनिमल का, उसका अपीयरेंस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होगा, वो बाद में होता है। अरे यार, अब डॉग, मैन, चिंपैंजी क्लासिफिकेशन पढ़ा है तुम लोगों ने? तीनों कॉर्डेटा है, तो कॉर्डेट्स का फीचर पहले आएगा। तीनों वर्टिब्रेटा है तो वर्टिब्रल कॉलम आएगा। तीनों मैमल है तो तीनों मेमोरी ग्लैंड्स का अपीयरेंस होगा पहले। और मैंने कहा कि ऑर्डर तक चिंपैंजी आपके साथ है, कुत्ते का ऑर्डर कुछ और होता है। तो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट टिल मैमल्स embryo are very much similar, but once we discuss about later embryonic development, तो कुत्ते में अलग कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे और आप में अलग कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड वॉन बेयर लॉ, कि अलग अलग
एडल्ट का मॉर्फोलॉजी अलग हो सकता है, बट अगर वो एक जगह से इवॉल्व हुआ है तो उसके एम्ब्रियो काफी हद तक एक जैसे होते हैं। और इसी चीज को डार्विन ने भी कहा कि दो अलग अलग एडल्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो एक ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके सिमिलर पेरेंट्स रहे होंगे। ठीक है ना? तो ये किसने कहा था? डार्विन ने, बेस्ट ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ क्या? ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉल वॉन बेयर लॉ। ठीक है? इसके बाद देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको कि एर्नेस्ट हैकेल ने एक दूसरा थ्योरी दिया था, उसका नाम है रिकैपिचुलेशन थ्योरी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी को बेसिकली एक और नाम देते हैं, इसको बायोजेनेटिक लॉ भी कहा जाता है। और ये आपके एनसीईआरटी में, जो आपका तो नए एनसीईआरटी में, ये तो नए एनसीईआरटी में आपके मेन पेज में दिया हुआ है। पुरानी एनसीईआरटी में ये पूरा आपका लास्ट सप्लीमेंट्री पेज है, वहां पे मेंशन किया हुआ है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, है ना? तो कॉल वॉन बेयर लॉ तो हो गया। अब मैं एक दूसरा लॉ बता रहा हूं आपको, ये भी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। इसे कहते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी। इसी को कहा जाता है बायोजेनेटिक लॉ, है ना? और मैं ये बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है?